एजेंसी है। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, अ पुश और अ पुल which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of a body। तो ये एक एजेंसी है। एजेंसी का मतलब एक एजेंट है। एक एजेंट है जो क्या करता है, या तो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई चीज़ रेस्ट में है। विच चेंजेस, फुटबॉल पड़ी हुई है, अब फुटबॉल पड़ी हुई है तो हमने लात मारी, ठीक है, अब लात मारी तो फुटबॉल चली गई, इसका मतलब आपने उसकी जो पोजीशन थी रेस्ट की वो बदल दी। अभी एक दीवार है, दीवार में लात मार रहे हो, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि उस दीवार को गिरा दो, ठीक है, दीवार तो नहीं गिरेगी, पैर में चोट लग जाएगी, तो आपने क्या करा, आपने फोर्स लगाई उस पर, वो मूव नहीं करी, वो अलग बात है, ठीक है, पर आपकी टेंडेंसी थी, आप चाहते थे कि वो अपनी पोजीशन चेंज करें, ठीक। तो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है कि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, सामने वाले ने एक ने वो शटल कॉक पर मारा, इधर से हमने भी मारा, तो वो शटल कॉक हमारी तरफ आ रही थी, हमने अपने रैकेट से मारा तो उधर जाने लगी, हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से हमने उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर दिया। अब वो मान लीजिए धीरे धीरे आ रही थी, हमने जरा फोर्स ज़्यादा तेज़ लगा दी तो हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करा और हमने उसका वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ साथ हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया, क्योंकि हमने ज़्यादा ताकत से मारा उसको। तो फोर्स जो है वो मोशन को चेंज कर सकती है या मोशन को चेंज करने की टेंडेंसी रख सकती है, ठीक है। किसी फिक्स्ड चीज़ पर अगर हम पुश करते रहेंगे, कोई दीवार है उसको धक्का देंगे तो ताकत तो लगानी पड़ेगी, फोर्स तो लगेगी, दीवार थोड़ी गिरेगी, ठीक है। चलिए जी, अब देखेंगे इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। तो अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमें पता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आई, हमने बैट मारा, हमने डायरेक्शन बदल दिया बॉल का, कि बॉल हमारी तरफ आ रही थी, शॉट मारा तो बॉल दूर जा रही है। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आटा गूंथते हैं तो आटा फैला हुआ है, उसमें पानी मिला है, पानी मिलाकर आपने उसको थोड़ा गोल शेप दे दिया, फिर थोड़ा और फैला दिया, मतलब आप उसकी फोर्स लगाकर आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अरिस्टोटल्स पॉलिसी। अरिस्टोटल्स पॉलिसी जो है ये क्या है, समझने के लिए है ये चीज़। अच्छा, अरिस्टोटल asserted that the natural state of a body is the state of rest। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि किसी भी बॉडी का अगर नेचुरल स्टेट बोला जाए तो नेचुरली हम ये कहेंगे हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहेगी, ऐसा अरिस्टोटल ने बताया। एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। तो अरिस्टोटल ने बताया कि जितनी भी बॉडी है यूनिवर्स में, जितनी भी बॉडी है वो सारी की सारी मोशन में भी अगर है ना, तो वो सारी की सारी जो है वो रेस्ट में आना चाहेंगी। ये कब की बात है, जब तक ये नहीं पता चला था कि फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। बाद में तो ये पता चला ना कि बॉल को फेंक दिया, बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, तो फ्रिक्शन है जो उसको लगातार रोक रहा है। अरिस्टोटल ने कहा नहीं उसकी टेंडेंसी है कि नहीं मैं तो रुकना चाहूँगी, तो इस वजह से वो रुक जाती है। तो फॉलेसी का मतलब ये फॉल्स था इस चीज़ में, वो उसने बताया था लेकिन वो चीज़ आगे जाकर गलत साबित हुई। अगला देखें, ये सिर्फ समझने के लिए इस चैप्टर के इंट्रो वाले पोर्शन में आएगी ये वाली चीज़, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स मोशन। तो बॉडी के मोशन को मेंटेन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, नहीं तो वो तो रुक नहीं चाहती, ये अरिस्टोटल ने बोला था। फॉर एग्जाम्पल, अ कार्ट ऑन अ रोड हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली पुश्ड टू कीप इट इन मोशन, अ सिंगल पुश विल नॉट टेक इट फार। फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशंस अरिस्टोटल कंक्लूडेड। अरिस्टोटल ने ये कहा कि एक कार्ट है, वो कार्ट मतलब कोई गाड़ी है, तो ये नहीं है कि एक बार उसको पुश करा तो वो चलती ही जाएगी, नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली पुशिंग की ज़रूरत है तभी वो चलेगी, नहीं तो वो रुक जाएगी। तो उसने क्या कंक्लूड करा, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस लॉ इज नोन एज अरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये ना अरिस्टोटल का लॉ ऑफ मोशन था, आदमी ये गलत प्रूव हो गया। हाउएवर, पेज नंबर 2 पर आ जाइए। हाउएवर अरिस्टोटल्स व्यूज वर प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने ये कहा कि नहीं जो आप बता रहे थे ये सब गलत था। कहानी असल में क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल फोर्सेज वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत इस वजह से होती है, मैं साइकिल भी चला रहा हूँ तो अगर पैडल मारना मैंने छोड़ दिया, यानी कि फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो वो रुकती क्यों है, क्योंकि जो सड़क है या जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्या करता है, वो एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, वो उसको रोकने का। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल फोर्सेज वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर आता है
तो ये अरिस्टोटल ने गलत कुछ बताया। अरिस्टोटल ने ये बताया था कि बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट में रहने की है, इस वजह से उसको मोशन में बनाए रखने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाना है। गैलीलियो ने उसको प्रूव करा रॉन्ग। गैलीलियो ने कहा कि आपको कांस्टेंट फोर्स इस वजह से लगानी पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना चाह रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी बॉडी मूव करेगी। उसके बाद आ जाते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया पर। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया याद है कुछ थोड़ा बहुत? इनर्शिया थोड़ा बहुत क्या होता है? ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। बताओ, इनर्शिया जो है इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। नहीं, बताता हूँ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। वैसे वो तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी करवाया होगा, ठीक है, बताऊँगा। अब देखिएगा, इट वॉज गैलीलियो हू फर्स्ट asserted that objects move with constant speed when no external forces act on them on the basis of following simple experiments। ठीक है, उसने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करे थे। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट विद सिग्नल इंक्लाइंड प्लेन, सिग्नल इंक्लाइंड प्लेन पर उसने एक एक्सपेरिमेंट करा। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, उसने देखा कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना, उससे ऊपर से नीचे कोई चीज़ लुढ़कती हुई आ रही है, उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये सबने देखा, लेकिन गैलीलियो ने उसको ऑब्जर्व करके अपने नाम से लिख दिया। वही एप्पल गिरता हुआ सबने देखा था, लेकिन न्यूटन ने उसको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया और अपने नाम पर स्टैम्प लगा दी कि मैं ही हूँ जिसने सबसे पहले एप्पल को गिरते हुए देखा सबने था। आगे चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस। तो पता ही है, साइकिल चलाने लगो, थोड़ा ऊंचाई पर चलाने लगो तो ताकत बहुत लगानी पड़ती है। वो स्पीड जो है, अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से आ भी रहे हैं, वो स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे चलते हैं। फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द प्लेन स्लोप्स नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड देयर शुड बी नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। गैलीलियो ने यह कहा कि अगर कोई ऐसा प्लेन हो ना जिसमें ना तो अपवर्ड मोशन हो ना डाउनवर्ड मोशन हो, तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसी से चलता रहेगा। उसमें ना तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और ना रिटार्डेशन होगा, मतलब उसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट स्पीड है, उसी से वो चलता रहेगा। ये गैलीलियो ने कंक्लूड करा। अच्छा, उसके बाद उसने क्या करा कि गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स, मैं पेज नंबर 3 पर हूँ। तो गैलीलियो थॉट ऑफ एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट टू इंक्लाइंड प्लेन्स आर अरेंज्ड फेसिंग ईच अदर। When an object rolls down one of the inclined planes, it climbs up the other. It almost reaches the same height, but not deeply because of the presence of friction. If the friction were absent, the object must have reached the same height as initial height. ठीक है, तो अब उसने क्या करा, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ये बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से ये चलते हुए ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगा रखी है और वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिटार्डेशन होगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ट्रैवल करेगा तो भाई यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन, जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो रिटार्डेशन, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जाएगा ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। पहली चीज़ तो ये। इस केस में कहीं पर फ्रिक्शन का जिक्र हुआ नहीं है। अब आगे वो फ्रिक्शन की बात करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसको ऐसे था, उसने बोला कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट करा गया कि जिसमें डाउनवर्ड स्लोप भी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है और अपवर्ड स्लोप भी है, तीनों चीज़ें। उसने बोला कि अगर एक बॉल ने यहाँ से लुढ़कना शुरू करा तो यहाँ तक आएगी, एक्सेलरेट होगी, डाउनवर्ड जब आएगी तो क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक जब हो जाएगी तो उसकी जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थी वो घटनी चालू हो जाएगी। तो उसने ये बोला कि अगर फ्रिक्शन है ना, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को धीरे धीरे खाएगा, कम करेगा, और जब वो कम करेगा तो ये जितनी हाइट से इसने स्टार्ट करा था ये उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी।
ये शायद यहीं तक आकर खत्म हो जाएगी इसकी सारी एनर्जी और फिर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उसने ये बोला था। और अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है यानी कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया ये यहाँ तक ट्रैवल करके उतनी ही हाइट तक ऊपर पहुँचेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देता है। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला द स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन इज डिक्रीज्ड, द ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट एज शोन इन फिगर 2, ठीक है। तो ये इसने दो तीन चीज़ें बताई कि एक में इसका स्लोप थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, मतलब ये सारी इनकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली भी समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को जैसे फेंका और ऐसे थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर कॉन्स्टेंट जाएगी, फिर थोड़ा सा स्पीड उसकी घटेगी, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए आपको ये वाला पोर्शन करना था, अरिस्टोटल वाला और गैलीलियो क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, पहला टॉपिक पेज नंबर 4 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 4 पर इनर्शिया, तो इनर्शिया से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो अब अगला टॉपिक करेंगे, या बल्कि पहला ही टॉपिक कहिए इस चैप्टर का, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाई इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि ये ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटीरियल की। कोई भी मटीरियल अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई भी मटीरियल अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। किसी भी मटीरियल की अगर एक डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही जाना चाहेगा, साउथ की तरफ नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे, 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। The tendency of a body to remain in its position of rest is called inertia of rest। तो अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है तो इसको हम बोलेंगे inertia of rest। The tendency of a body to remain in its position of rest is called inertia of rest। Example: a person standing in a bus falls backward when the bus suddenly starts moving forward। Explanation क्या है इसका? When the bus moves, the lower part of his body begins to move along with the bus, while the upper part of his body continues to remain at rest due to inertia। That is why a person falls backward when the bus starts। तो होता क्या है कि जब बस स्टार्ट होती है ना, मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो जब बस स्टार्ट होती है तो जो भी आदमी उसके अंदर बैठा हुआ है वो पीछे की तरफ ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ गिर जाएगा। गिरता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको पीछे की तरफ झटका जरूर लगता है। वो लगता क्या है वो देखिए। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है, तो बस में बैठा हुआ है तो उसका जो बॉडी का जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है जो बस के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो पैर है, वो पैर टच कर रखे हैं ज़मीन को, जो फ्लोर है बस का उसको टच कर रखा है।
अगर वो बैठा हुआ है तो जो उसकी थाइस है, जो हिप्स है, जो बैक है, वो पूरा का पूरा वो टच हो रखा है, कार जो बस की जो सीट है उस पर टच हो रखा है। लेकिन जो शोल्डर्स हैं, जो नेक है, जो पूरा का पूरा चेहरा है, जो हेड है, वो पूरा का पूरा खुला हुआ है, वो ओपन एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब क्या है कि अब जो लोअर पोर्शन है ना बॉडी का, वो पूरा का पूरा बस के सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि वो बस के साथ चिपका हुआ है, बस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि बस सडनली स्टार्ट हुई तो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहेगी, क्योंकि वो रेस्ट में है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि बस के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो तो चल पड़ेगी, वो तो चल पड़ेगी, लेकिन जो हेड है वो तो बस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में था, खुले में था। ठीक है, या अगर मैंने हेड को टिका रखा होता, चिपका रखा होता, पीछे ऐसे लगा रखा होता, तो अगर कोई सोता हुआ आदमी उसको झटका नहीं लगता। ठीक है, तो अगर वो ऐसे बैठा हुआ है तो उसको झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारा हेड ऐसे ही ओपन है, यानी पीछे से फटा हुआ नहीं है, उनको ऐसे पीछे को झटका लगेगा। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि नीचे की बॉडी तो बस के साथ आगे चल पड़ती है, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो हेड है वो रेस्ट में रहना चाहता है। अब क्योंकि वो नेक के थ्रू बाकी की बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो पीछे से वो नेक खींच लेती है उसको आगे, वो आगे आ जाते हैं। नहीं तो अगर रिमूवेबल होता तो हेड पीछे रह जाता, बॉडी आगे निकल जाती। ठीक है, तो ऐसे होता। तो क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या करें, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या करें, आप कोई कप रख लो, कोई कप रख लो या कोई बुक रख लो, कोई भी चीज़ ऐसी जो सर पर से गिर सके। ठीक है, उसको रख लो, आप सर के ऊपर रख लो, बस चलेगी 100%, वो गिरेगा ही गिरेगा पीछे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से टच में नहीं है, हमारी बॉडी तो निकल जाएगी आगे, वो बुक रेस्ट में है, वो रेस्ट में रह जाएगी, पीछे गिरेगी। ठीक है ना, और सर जो है वो क्योंकि बॉडी के साथ कनेक्टेड था, तो इसलिए बॉडी ने उसको आगे खींच लिया। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। जो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक जो टॉपिक्स हैं, उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं है। आप देखेंगे भी कि जहाँ तक आपके सिलेबस में आ रहा है लॉज ऑफ मोशन में, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, उसके बाद है, उसके बाद वाले टॉपिक्स में। सेकंड देखिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन पर आ जाओगे। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये है, बॉडी मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि अगर हम चलती हुई बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी चल रही है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में फिर वही है कि कंधे से नीचे तक का जितना भी पोर्शन है, पैर तक का, वो सारा बस के साथ टच हो रखा है। अभी बस वाले को सामने दिखाई दिया कि कोई गाय, कुत्ता वगैरह कुछ आ गया, तो लगाया जोर से एकदम ब्रेक, जैसे ब्रेक लगाए तो जो बॉडी है जो टच में है बस के साथ, तो रुक गई, बस रुक गई, तो बस के साथ जो टच में बॉडी थी वो भी रुक गई। सर तो टच में नहीं था, है ना, तो आगे आ जाकर उसमें लगा जाकर सर, क्यों? क्योंकि सर मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो बस वही रुक गई, सर आगे चला गया, तो इसीलिए हम आगे की तरफ ऐसे झुकते हैं। ठीक है ना, तो फिर रुकते क्यों हैं? रुकते इस वजह से क्योंकि बॉडी के साथ अटैच है सर, तो खींच लेती है बॉडी उसको वापस। यहाँ तक ठीक? ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है। देखिएगा, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, अ पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरता है। एज द बस स्टॉप्स, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग विद द बस, तो लोअर पार्ट तो बस के साथ जुड़ा हुआ है, तो एकदम रेस्ट में आता है। while the upper part of his body continues to remain in motion, अपर पार्ट मोशन नहीं रहता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया एंड फॉल्स फॉरवर्ड, तो वो अपर पार्ट आगे की तरफ झुक जाएगा। थर्ड देखिएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी भी बॉडी की इनेबिलिटी, इनेबिलिटी का मतलब क्या है? बॉडी खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी मोशन में, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल सोचो इसका। अब ये सोचिए कि अब बस जो है, रुकी हुई बस चल नहीं रही है और चलती हुई बस रुक नहीं रही है, अब बस की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? ये देखिए, हम बस में बैठे हुए हैं, अब जैसे ही हम बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे हुए तो बस ऐसे चल रही है, सीधे 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 ऐसे चलती है। अब क्या होता है, अब आगे कोई शार्प टर्न आता है, उसको बस एकदम से मोड़नी पड़ती है। वो कुछ सोच रहा था, बस का जो ड्राइवर है वो कुछ सोच रहा था, उसे अचानक याद आता है मुझे मुड़ना है, उसने घुमा दिया एकदम से। तो जैसे ही उसने घुमाया तो जो बस है, अब एज्यूम करिएगा कि बस में बैठे हैं, तो ऐसे बस मुड़ गई, लेकिन बहुत जल्दी मुड़ी है, टाइम नहीं दिया, समझने का मौका नहीं दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे जैसे मुड़ी ना,
तो बस जो सीधी जा रही थी वो तो अचानक ऐसे हो गई, जिसका डायरेक्शन ऐसे था उसका डायरेक्शन ऐसे ना रहकर ऐसे हो गया। बॉडी का तो अचानक से नहीं होगा ना, बॉडी का तो ऐसे ही रहेगा। बस का ये हो गया डायरेक्शन, तो बस तो इधर जा रही है लेकिन बॉडी तो सीधी ही जाती रहेगी। लेकिन जब बस मुड़ी तो बस के साथ चिपकी हुई थी पूरी की पूरी बॉडी, तो हमारी बॉडी ऐसे थी, बॉडी भी अचानक यूँ हो गई, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या था हमारा, डायरेक्शन इस तरफ था, आपकी तरफ था डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी तरफ था, बस इधर मुड़ गई, ठीक है। तो जब हम ऐसे हो गए तो हमारी बॉडी इधर ही गिरेगी क्योंकि हमारा डायरेक्शन इस तरफ था। तो याद करिए, सोचिए कभी भी, खास तौर पर जब पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर जानबूझ कर नहीं करते, उनकी मजबूरी है, उनको शार्प टर्न लेना ही पड़ता है। तो वो जब शार्प टर्न लेते हैं तो जो इधर बैठे वो सारे वो सब इधर, जब इधर तो सारे इधर हो जाते हैं। तो खास तौर पर जब पिकनिक होती है बच्चों की और जब जाते हैं तो वो और ज़्यादा शोर मचाते हैं, और ज़्यादा गिरते हैं, ये नहीं सोच रहे कि तुम बस ही टेढ़ी करवा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा होता है, दिस इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब सोचिए, ये 3 तरीके के इनर्शिया हो गए। उसके बाद बात करते हैं मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। ये बहुत बड़ा पत्थर है, वो बहुत बड़ा पत्थर तो चाहेगा मैं ज़िंदगी भर रेस्ट नहीं लूँ, उसको कोई लगाए रहे, उस पर 2 4 10 बच्चे भी उस पर ताकत लगाएंगे, वो हिलेगा ही अपनी जगह से। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका जितना ज़्यादा मास है उसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि भाई रेस्ट में हूँ ना, रेस्ट में ही रहूँगा। और अगर वो ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अगर वो चलना शुरू हो गया किसी भी तरह से, तो फिर वो तबाही मचाए बिना रुकेगा नहीं। जैसे पहाड़ों से पत्थर गिर जाते हैं तो वो आसानी से रुकता नहीं है, ठीक है। पत्ता गिरा, पहाड़ से पत्ता गिरा, तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत एयर वेयर रेसिस्टेंस होकर ज़मीन वमीन पर टकराया, रुक गया। लेकिन पत्थर जो है वो मानेगा नहीं, जब तक 2 4 घरों को ना तोड़ दे, है ना, तब तक वो आएगा। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर वो मोशन में है तो भाई रुकना नहीं करना, आई वॉन्ट टू बी इन माई स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो जिसका मास जितना ज़्यादा है वो रुकेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ ये एग्जाम्पल मैं देख भी चुका हूँ, ये एग्जाम्पल, और ये लास्ट ईयर की बात है, यही चैप्टर पढ़ा रहा था आपके सीनियर बच्चों को, तो उसी दिन पढ़ा रहा था और उसी दिन मेरे को इसका एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल गया। कई बार क्या होता है, संडे को ना हम जो फिजिकली फिट है, जो खेलते रहते हैं गाँव में, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, वो तो ठीक है, ठीक है। और जिनको ये रहता है कि नहीं मैं तो अब भी खेलूँ, भाई तुम्हें खेले हुए कितना टाइम हो गया, तुम 20 साल पहले कभी खेले हो गए, है ना, अब तुम्हें खेले हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी उमंग जागती है कि नहीं अभी तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेलने चले गए, तब तो बड़ा मोटा सा पेट था उनका, काफ़ी हैवी थे, बॉल के पीछे भागे, उनको लग रहा होगा कि मैं जॉन्टी रोड्स हूँ, तो पकड़ के कूद कर इसको पकड़ दूँगा बॉल को। इतनी तेज़ भागे, इतनी तेज़ भागे, और शायद मुझे लग रहा है 20 साल पहले दौड़े होंगे। तो 2 3 लड़के बैठे थे, वो कह रहे अंकल अंकल अंकल, मतलब उन्होंने ऐसे चिल्लाना शुरू करा। मैं उधर दूर लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कर क्या रहे, वो दौड़ रहे थे बड़ी तेज़ बॉल रोकने के लिए कि बाउंड्री से पहले रोकूंगा, ना तो बॉल रुकी ना अंकल रुके, जो जाली थी जाली में इलझते हुए और बाहर ही आकर गिरे सीधा। फिर 2 4 लड़कों ने आकर उनको उठाया, तो मैंने रोक नहीं पाया, है ना। तो वो मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया, मैंने कहा कि हाँ मास वाला एग्जाम्पल है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इन्होंने ताकत लगा दी, दौड़ना तो शुरू कर दिया, है ना, अब रुकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, वो ताकत लगाना भूल गए। तो ये चीज़ होती है, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ऑफ अ बॉडी हैज मोर मास, इट हैज मोर इनर्शिया। जिसका मास ज़्यादा उसकी इनर्शिया ज़्यादा। इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अ लॉन्ग वे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज इट हार्डली मूव्स। फुटबॉल का साइज़ ज़्यादा, फुटबॉल का मास ज़्यादा, एक छोटे से स्टोन से कंपेयर करें तो फुटबॉल का मास ज़्यादा है, ठीक है। तो फुटबॉल पर अगर किक मारते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा दूर तक जाने की टेंडेंसी रखेगी। फ्रिक्शन लगातार लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, ठीक है। अंकल पर लगा नहीं था फ्रिक्शन। तो एक्सप्लेनेशन, द स्टोन अपोजेस द चेंज इन इट्स मोशन बेटर देन द फुटबॉल बिकॉज ऑफ इट्स मोर मास, दस स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। तो अभी उस स्टोन की बात हो रही है जिसका मास फुटबॉल से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा इनर्शिया, तो जिसका ज़्यादा मास उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम हम जानते हैं, मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। कोई एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल ले ली, और प्लास्टिक की बॉल में जब हम लगा दी, हमने ताकत पूरी लगा दी, मान लीजिए हमने 10 न्यूटन की ताकत लगा दी, ठीक है। 10 न्यूटन में से कम रह गया, ज़्यादा लगाते हैं ना, 60 70 किलो का तो आदमी होते ही है, इंटू जी कर दो, चलो 50 न्यूटन की ताकत लगा दी। 50 न्यूटन की ताकत लगाकर प्लास्टिक की बॉल है फेंक करवा रही है अपने साथी को, इसको तो नहीं
क्या है, कुछ नहीं है। अभी वही उसकी जगह लेदर की बॉल हाथ में आ गई या कोई पत्थर आ गया हाथ में, उस पर उतनी फोर्स लगा दी, तो होता क्या है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई ताकत आपने उतनी लगाई थी, वो भी गई 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और लेदर की बॉल भी उतनी वेलोसिटी के साथ गई। भाई लेदर की बॉल का मास ज़्यादा है, तो मास इनटू वेलोसिटी एक बड़ी टर्म बन जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक की बॉल का मास कम है, तो मास इनटू वेलोसिटी छोटी टर्म होगी। तो मोमेंटम से ही इम्पैक्ट जनरेट होता है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मतलब वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है वो बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास टू वेलोसिटी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है, और मोमेंटम का डायरेक्शन जरूर होगा क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो m इंटू v हो गया, लेकिन मोमेंटम के डायरेक्शन की बात करें तो एरो का साइन लगा देना, वेक्टर m v है, तो ये मोमेंटम की आपके पास सही है, ठीक है। ये मोमेंटम होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय p इज इक्वल टू mv। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमको मालूम है कि मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम की यूनिट है, इसकी कोई अलग से यूनिट नहीं होती। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल और डिफरेंट मासेस हैव इक्वल और डिफरेंट मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब क्या है, जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम की ही प्लूरल फॉर्म मोमेंटा है। तो देखिएगा इसमें अलग अलग केसेस देखेंगे। केस 1 क्या है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, लेट द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 विद v1 ग्रेटर देन v2। हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। फर्स्ट केस देखें, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, यानी कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए तो पहले का मास m1 है वो भी m के इक्वल, दूसरे का मास m2 है वो भी m के इक्वल। पहले की वेलोसिटी v1 है, v1 को v1 को लेंगे और v2 को v2 को लेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। तो अब हमसे ये निकाला जाएगा, हम निकालेंगे P1 और P2, मोमेंटम निकालेंगे दोनों के। अच्छा, और इन्होंने क्या बोला है, हाँ मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं बोला कि मोमेंटम इक्वल है या नहीं है, वो नहीं बोला कुछ भी। तो बस इतना बता रखा है कि दोनों के जो मासेस हैं वो इक्वल है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, और कंडीशनल है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज़्यादा है। P1 क्या हो जाएगा mv1 एंड P2 क्या हो जाएगा mv2। P1 इज इक्वल टू mv1, P2 इज इक्वल टू mv2। सीधी सी बात है, ये कहेंगे सिंस v1 इज ग्रेटर देन v2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई m, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा mv1 इज ग्रेटर देन mv2। mv1 क्या है p1 और mv2 क्या है p2। तो जो मोमेंटम है p1 फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है और जो सेकंड बॉडी का मोमेंटम है ये उससे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ। इसके बाद दो केसेस और हैं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, और फिर उसके बाद सीधे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। इसके क्वेश्चंस आप देखिए NCERT SL अरोड़ा या अगर स्कूल में कुछ क्वेश्चंस करवाएं वो करो आप देखोगे ज़्यादातर थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं इसमें, ठीक है। कहीं कोई डाउट है मेरे से पूछना, बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास कल ले सकता हूँ, ठीक है ना। कल एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ तो वो 30-40 मिनट की हो, 9 बजे के करीब बता दूँ, व्हाट्सअप कर दूँ। शाम को 7 बजे तक लास्ट मेरा मैसेज आएगा
7 बजे तक अगर मैसेज नहीं आया तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ठीक है। तो नोट्स में आपको 21 पेज तक करना है, अभी हम 7 पेजेस तक पहुँचे, 14 पेज बचे, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन का प्लेन में भी कहीं कोई डाउट है तो बता दें।